रात के करीब 2 बजे थे। मुंबई के एक हाई प्रोफाइल इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले के बाहर अचानक हलचल बढ़ गई। कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई अंदर घुसी। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर सन्नाटा था। ना कोई नौकर, ना कोई सुरक्षा गार्ड और ना ही उस घर का मालिक। बस पीछे रह गया था एक अधूरा कप कॉफी जो अब ठंडी हो चुकी थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि पूरे देश की बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक छोटे से व्यापार से शुरुआत की, लेकिन कुछ ही सालों में वो हीरे जवाहरात की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। उसका नाम था नीरव मोदी। एक ऐसा नाम जो कभी सफलता का प्रतीक था और बाद में देश के सबसे बड़ी बैंक घोटालों में से एक का चेहरा बन गया। बचपन से ही वो अपने परिवार के साथ हीरे के कारोबार में जुड़ा था, लेकिन उसका सपना सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना था। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को दुनिया के बड़े शहरों तक पहुंचा दिया। उसके शोरूम न्यूयॉर्क, हांगकांग और लंदन जैसे शहरों में खुलने लगे। उसके ग्राहक दुनिया के बड़े बड़े अमीर और मशहूर लोग बनने लगे। वो सिर्फ हीरे नहीं बेच रहा था, बल्कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल का सपना बेच रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। साल 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी के पास एक ग्राहक आया जिसे एक LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए था। ये एक ऐसा बैंकिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कंपनियां विदेशी बैंकों से लोन ले सकती हैं। जब कर्मचारी ने बैंक के सिस्टम में इसकी जांच की तो उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन ग्राहक का कहना था कि वो पहले भी कई बार यही प्रक्रिया कर चुका है। यहीं से शक की शुरुआत हुई। जांच आगे बढ़ी तो जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। बैंक के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी LOU जारी किए थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सभी ट्रांजैक्शन बैंक की मुख्य रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज ही नहीं थे। यानी बैंक को खुद नहीं पता था कि वो इतने बड़े स्तर पर कर्ज की गारंटी दे रहा है। ये पूरा खेल कई सालों से बिना किसी रुकावट के चलता रहा। जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की गई तो सामने आया कि करीब 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं था, बल्कि लोगों के भरोसे पर एक बड़ा आघात था, क्योंकि बैंक में जमा पैसा अंततः जनता का ही होता है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना बड़ा घोटाला बिना पकड़े कैसे चलता रहा। इसकी वजह थी सिस्टम की कमजोरियां और अंदरूनी मिलीभगत। स्विफ्ट सिस्टम और बैंक के मुख्य कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। इसी खामी का फायदा उठाकर कर्मचारियों ने रिकॉर्ड के बाहर ट्रांजैक्शन किए और सालों तक ये खेल चलता रहा। जैसे ही मामला उजागर होने लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीरव मोदी देश छोड़कर जा चुका था। वो भारत से निकलकर अलग अलग देशों में गया और अंततः लंदन में जाकर रहने लगा। भारत सरकार ने उसे वापस लाने की कोशिशें शुरू की, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। इस पूरे मामले में एक और नाम सामने आया, मेहुल चौकसी, जो नीरव मोदी का रिश्तेदार था और इस नेटवर्क का अहम हिस्सा माना गया। वो भी देश छोड़कर भाग गया और दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली। इस घोटाले का असर सिर्फ बैंक या सरकार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ा। जब बैंक को इतना बड़ा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं आम जनता से ही होती है। लोन महंगे हो जाते हैं, ब्याज दरों में बदलाव आता है और आर्थिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। इस घटना के बाद बैंकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए गए, निगरानी बढ़ाई गई, सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की गई और ऐसे लूपहोल्स को बंद करने के लिए नए नियम बनाए गए। लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या ये कदम भविष्य में ऐसे घोटालों को पूरी तरह रोक पाएंगे? आज भी ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जांच और कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि दोषियों को सजा मिले और सच्चाई पूरी तरह सामने आए। लेकिन ये घटना हमेशा एक चेतावनी की तरह याद दिलाती है कि सिस्टम में छोटी सी कमजोरी भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है।